गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम लोगों का आदिकाल चल रहा था। आदिकाल के हमने काफ़ी चीज़ें देख ली है, तो अब थोड़ा सा आदिकाल बचा है। आदिकाल की थोड़ी सी विशेषताएं देख लें। वैसे विशेषताएं तो आदिकाल की हो गई है ना। विशेषताएं तो आदिकाल की हो गई है, क्योंकि जो जैन साहित्य की विशेषता है वही आदिकाल की विशेषता है। जो नाथ साहित्य की विशेषता है वही आदिकाल की विशेषता है। जो रासो साहित्य की विशेषता है वही आदिकाल की विशेषता है ना। और जो सिद्ध साहित्य की विशेषता है वही आदिकाल की विशेषता है। फिर भी हम संपूर्ण रूप से एक बार आदिकाल की विशेषताएं और देखने का प्रयास करेंगे, और उससे पहले जो थोड़ी सी चीज़ें अपने बची हुई है उनकी बात एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो विद्यापति पढ़ेंगे हम। विद्यापति का जन्म 1380 में हुआ है, तो हमेशा आपको जन्म तो ध्यान रखना कम से कम, और मृत्यु नहीं ध्यान रखो तो भी चलेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में मृत्यु को अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब तक तो क्वेश्चन आया नहीं है कि किस कवि की कब मृत्यु हुई है। तो जन्म का क्वेश्चन आता है तो आपको जन्म ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अगर आपसे याद रह जाए तो अच्छी बात है। बाकी जन्म तो आपको डेफिनेटली याद रखना है, क्योंकि कैसा भी क्रम वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से जमा सको, ठीक है। तो विद्यापति की उपाधि एक तो अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल, ठीक है। और विद्यापति शैव संप्रदाय में दीक्षित थे। सारे देखो, एक बार मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखे हैं, और कुछ भी कंटेंट ऐसा है तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाला एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा है और नहीं कम है। आपके सिलेक्शन जितना कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। रही बात, भरोसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो शैव संप्रदाय में दीक्षित है, किसमें? विद्यापति शैव संप्रदाय में। और विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथ लिखे हैं, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। कहीं कहीं 14 भी माने जाते हैं, थोड़ा आप देख लेना, 14 या 16 दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ये किसके आश्रय में थे? तो तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रय में थे विद्यापति, ठीक है। और ये आदिकाल व भक्तिकाल के बीच की स्वर्णिम कड़ी माने जाते हैं विद्यापति। पूछ ले, आदिकाल व भक्तिकाल के बीच स्वर्णिम कड़ी कौन माने जाते हैं? तो विद्यापति। हजारी बाबा ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि, ठीक है। तो ये काम की चीज़ें ये आपको देखना है। आगे देखो, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि है कौन? विद्यापति। भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा गया ना, तो सबसे पहले विषय भगवान श्री कृष्ण को बनाकर लिखने वाले पहले कवि विद्यापति ही हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है और आप सूरदास कर दो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रथम कवि कौन है? अपने विद्यापति है, ठीक है। फिर इनकी रचनाएं, 3 रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है। पहली कीर्ति लता, दूसरी कीर्ति पताका, तीसरी पदावली। तो कीर्ति लता कीर्ति सिंह के दरबार में लिखी, और कीर्ति पताका शिव सिंह के दरबार में। पताका किसकी होती है? शिव, भगवान शिव की पताका लगती है ना, तो ऐसे याद रख लेना आप। तो कीर्ति पताका शिव सिंह के आश्रय में, कीर्ति लता कीर्ति सिंह के आश्रय में। और कीर्ति लता को हजारी प्रसाद ने भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है, ठीक है। तो और इन्होंने, हजारी बाबा ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है? सुख सुखी संवाद। क्या कहा है? सुख सुखी संवाद। तो ये चीज़ें आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है, और कोई भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो ना, उसे साथ में ऐड कर लेनी। तो अगर अभी आप नोट्स बना रहे हो तो ये चीज़ अभी आप ऐड कर सकते हो अपने, ठीक है। तो विद्यापति ने कीर्ति लता को कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी कहा, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। देशील बहिना सब जन मीठा, ये भी पंक्ति कीर्ति लता से विद्यापति की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कीर्ति पताका शिव सिंह के आश्रम में लिखी है, ठीक है। फिर पदावली, पदावली को निराला ने, यानी पदावली के जो संगारिक पद हैं ना, उनको निराला ने मतलब संगारिक पदों की मादकता को क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। 3 रचनाएं इनकी, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। और मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे बताएंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो रिवीजन के वीडियो के रूप में काम में लेना चाहिए, और रिवीजन आपका यहाँ से आराम से हो जाएगा। धीरे धीरे भी देखो बताना आता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वक्त बहुत कीमती होता है। तो मैं इसे आपको अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए धीरे धीरे बताऊँगा। तो इससे क्या है कि आपको नुकसान है, तो मैं नहीं चाहता कि पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान हो, क्योंकि अगर टाइम ही नहीं बचेगा तो आप कैसे करोगे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो घर का काम करते वक्त या कुछ और करते वक्त ये वीडियोस देखते हैं। अगर मैं ये घंटे 2 घंटे का लेके बैठ जाऊँ तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि वक्त की कीमत होती है, ठीक है ना।
तो अब विद्यापति के बारे में क्वेश्चन आता है कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना, भक्त कवि किसने माना, ठीक है ना, रहस्यवादी कवि किसने माना, ऐसा है क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रृंगारी अशुद्ध है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि उस टाइम जब मैं टाइप कर रहा था ना तो मुझे ये फॉन्ट नहीं मिला था, तो ये श्रृंगार है, शुद्ध है, ठीक है ना। तो श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन थे, मैंने ट्रिक बनाई, राम 3 हर सुभद्रा बच्चन, राम 3 हर सुभद्रा बच्चन। एक देखो 3 बार राम आएगा, रामचंद्र शुक्ल 1, राम कुमार वर्मा 2, राम वृक्ष बेंदीपुरी। तो राम 3 हो गए, हर प्रसाद शास्त्री, सुभद्रा यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, बच्चन यानी बच्चन सिंह। इन्होंने इसे क्या माना है, श्रृंगारी कवि। शुक्ल और बच्चन सिंह और राम कुमार वर्मा, ये 3 नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या माना, विद्यापति को श्रृंगारी कवि। और भक्त कवि किसने माना है, तो ठीक है, हजारी श्याम बर्ज चैतन्य, हजारी से हजारी बाबा, श्याम से श्याम सुंदर दास, बर्ज से बर्ज नंदन साई, चैतन्य से चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने इसे क्या माना है, भक्त कवि, ठीक है। और रहस्यवादी कवि किसने माना पूछ ले, तो गिरीशन नगेंद्र और जनार्दन, गिरीशन नगेंद्र और जनार्दन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्मिक चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति को भक्त बताने वाले के विरोध में कहा है। जो विद्यापति को भक्त बता रहे हैं ना, ये हजारी बाबा आदि, तो इनको शुक्ल ने क्या कहा है कि आध्यात्मिक चश्मे आजकल क्या हो गए, बहुत सस्ते हो गए हैं। किसको कहा है, जिसने विद्यापति को भक्त कवि बताया, उनके विरोध में कहा, किसने, शुक्ल ने। शुक्ल ने कहा विद्यापति शुद्ध श्रृंगारी कवि है। शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना, तो कहा ही इन्होंने ही है, ठीक है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप कवि या जातीय कवि कहा है। देखो जातीय कवि का क्वेश्चन आगे भी आएगा, तुलसी को किसने जातीय कवि माना, बाकी और किसको माना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब विद्यापति की इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, पहली पंक्ति जो मैंने नहीं लिख रखी है, यह एग्जाम में आ रखी है। देखो पहली पंक्ति इनकी, बड़ कौशल तुम राधे, बड़ कौशल तुम राधे, बड़ कौशल तुम राधे, ये इनकी पंक्ति है। लास्ट में लोचन आधे ऐसा कुछ करके आता है। तो ये पंक्ति पूछ ले किसकी है, विद्यापति की, इंपॉर्टेंट है। देखो पंक्तियाँ हमेशा थोड़ी थोड़ी याद किया करो। हाँ, फर्स्ट ग्रेड तक में आपके क्या है, मतलब जहाँ भी आपका रिटर्न एग्जाम होता है ना, वहाँ आधी पंक्ति से काम हो जाता है, और जहाँ इंटरव्यू होता है ना लास्ट में, वहाँ क्या पूरी पंक्ति बतानी पड़ती है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। अगली पंक्ति इनकी है, संधि है कि पूछ सी अनुभव मोरे, ये पदावली से ली गई है, ये पंक्ति भी बार बार पूछ रखी है। अगली पंक्ति है, बाल चंद बिजहु भाषा दुह नहीं लगई दुजन कर आशा, ये कीर्ति लता से पंक्ति ली गई है और बार बार ये पंक्ति पूछी जाती है, और मैंने यहाँ वही पंक्तियाँ ली है जो बार बार पूछी गई हैं, ठीक है। अगली पंक्ति है विद्यापति की, माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति भी विद्यापति की है, ये भी कई बार आ रखी है, माधव हम परिणाम निराशा। अगली है, खने खने नयन कौन अनुसराई, ये भी विद्यापति की है। एक पंक्ति लास्ट देख लो, मऊअर बुज्जी कुसुम रस, तो ये सारी पंक्तियाँ विद्यापति की हैं, ठीक है। तो विद्यापति को आपको ध्यान रखना है। अब एक बार और बता दूं क्या ध्यान रखना विद्यापति में, सबसे ज़्यादा तो ध्यान रखना इनका जन्म, फिर उपाधियाँ, ग्रंथ गीते 16, स्वर्णिम कड़ित है ये ध्यान रखना है। फिर 3 ग्रंथ इनके ध्यान रखना है, श्रृंगारी कवि किसने माना, भक्त किसने माना और रहस्यवादी किसने माना, ये ध्यान रखना। फिर इनकी पंक्तियाँ ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर अमीर खुसरो, इनका जन्म 1253 में हुआ था और मृत्यु 1325 में, तो ये 14वीं सदी के कवि ठहरते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो, इन्हें खड़ी बोली का पहला आदि कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को क्या माना जाता है, खड़ी बोली का पहला आदि कवि, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट यहाँ बता देता हूँ खड़ी बोली से संबंधित है, 1 मिनट रुकना, कहीं मैंने ऐड कर रखे हैं, ये आपके क्या है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। खड़ी बोली का पहला आदि कवि पूछ ले तो अमीर खुसरो है। अब आपसे पूछ ले खड़ी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, खड़ी शब्द का, तो उसका उत्तर होगा लल्लू लाल। क्या होगा, लल्लू लाल। खड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, लल्लू लाल ने। अब पूछ ले खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसने किया, खड़ी शब्द तो लल्लू लाल, और खड़ी बोली शब्द, खड़ी बोली शब्द इसका प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो गिल क्राइस्ट ने। किसने किया, गिल क्राइस्ट ने, गिल क्राइस्ट, ठीक है। और खड़ी बोली का पहला आदि कवि पूछ ले तो अमीर खुसरो ने। अब आपसे पूछ ले कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, खड़ी बोली की फर्स्ट रचना, ठीक है। तो आदि फर्स्ट कवि तो अमीर खुसरो है, तो पहली रचना कौन सी है, नासिकेतोपाख्यान। कौन सी है, नासिकेतोपाख्यान, ये खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। तो ये खड़ी से संबंधित सारे क्वेश्चन थे, मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको
अच्छे लगे होंगे, नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आगे देखो हम, इनकी उपाधि है नायक, अमीर खुसरो को कहा जाता है। तर्कुल्ला अमीर खुसरो को, मनोरंजन व रसिकता का कवि भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनकी एक उपाधि है तूतीय हिंद। क्या है? तूतीय हिंद। तोता ये हिंद नहीं है, क्या है? तूतीय हिंद। एक बार क्वेश्चन आया कि अमीर खुसरो की उपाधि है तोता हिंद, तूतीय हिंद, ऐसा कुछ शब्द दे दिए चार, सही क्या था? तूतीय हिंद। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था। कितने सुल्तानों का? 7। और कव्वाली की शुरुआत अमीर खुसरो ने की है, ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का पहला कवि माना। किसे? अमीर खुसरो को, ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें महाकवियों का राजकुमार कहा है। क्या कहा है? महाकवियों का राजकुमार, ठीक है। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, जिनका वो ना था ना नारा, दिल्ली दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली दूर है, ठीक है। और ये इतिहास का विषय है, यहाँ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और खड़ी बोली का पहली बार प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। किनके काव्य में? अमीर खुसरो के, ठीक है। खड़ी बोली शब्द पूछ लें तो किसने दिया? लल्लू लाल ने, ठीक है। खड़ी बोली के समर्थ कवि पूछ लें तो श्रीधर पाठक। हमने और भी पहले बात की है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। खड़ी शब्द पूछ ले तो खड़ी शब्द किसने दिया है? 1 मिनट रुकना, ये कन्फ्यूजन खत्म ही कर देता है। देखो खड़ी शब्द तो लल्लू लाल है, सॉरी, खड़ी शब्द है लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द गिलक्राइस्ट का है, सॉरी, ठीक है। यहाँ से कट कर लेना। खड़ी शब्द लल्लू लाल, खड़ी बोली शब्द पूछ ले तो गिलक्राइस्ट का है। किसका है? गिलक्राइस्ट का। खड़ी बोली के पहले समर्थ कवि पूछ ले तो श्रीधर पाठक, ठीक है। खड़ी बोली के आदि कवि पूछ ले तो अमीर खुसरो। और खड़ी बोली की पहले रचना पूछ ले तो नासिक के तोपाख्यान, वो सदल मिश्र वाले, ठीक है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। आगे देखो, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है ना। किनकी? खुसरो की। पहलियाँ इन्होंने लिखी, फिर मुकरियाँ, जिसमें ए साखी साजन वाले शब्द आते हैं ना, वो सारी मुकरियाँ होती हैं। फिर खालिक बारी, ये इनका शब्दकोश है। फिर 2 सुगने लिखे, यानी 2 प्रश्न का एक उत्तर जहाँ मिलता है उन्हें 2 सुगने कहा गया है। और ढकोसले इन्होंने लिखे, जिसमें क्या बेमतलब शब्दावली होती है। और मसनवियाँ भी इन्होंने लिखी। नूह सिपर भी इनका ग्रंथ है। इनकी पहली मसनवी पूछ लें तो किरान उस सादेन है। कौन सी है? किरान उस सादेन, क्वेश्चन आ रखा है। और अंतिम मसनवी है तुगलकनामा, ठीक है। तो पहली और लास्ट ध्यान में रखना है। नूह सिपर में क्या है कि प्राकृतिक परिस्थिति में 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं नूह सिपर में, ठीक है। अब इनकी कुछ रचनाएं और हैं जो बार बार पूछी रखी है। एक है 4 दरवेश। कौन सी? 4 दरवेश, 4 दरवेश। फिर एक हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया, किसकी है ये? अमीर खुसरो की, ठीक है। और इनके अलावा है नजरान ए हिंदी, नजरान ए हिंदी, नजरान ए हिंदी किसकी है? खुसरो की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है सारी। पहली पंक्ति है, शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसान के आंखों से बहा हुआ रक्त है, ठीक है। दूसरी है, एक थाल मोती से भरा, ठीक है, ये इनकी पहली है। अगली पंक्ति इनकी है, एक नार ने अचरज किया, ये इनकी मुकरी है। एक है, वे आए तो शादी हुई, ये भी मुकरी है। अगर फिरदौस्त किमियस्त, ये इनकी पंक्ति है। सजन सगारे जाएंगे नैन गवाएं रोई, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। इनके अलावा 3 पंक्तियाँ और है जो पूछी जाती है। पहले एक है, मोरा जोबना, मोरा जोबना, ये लिख लेना है ना, मोरा जोबना नवेलरा भैया, मोरा जोबना नवेलरा भैया या भयो, ठीक है। ऐसे करके पंक्ति ये लंबी सी है, आप इतनी सी ध्यान रख लेना। एक इनके इश्क बरा है, इश्क बरा है, इश्क बरा है देख लो, इश्क बरा है देख लो और जगत से दूर, इश्क बरा है देख लो और जगत से दूर, ये भी इनकी पंक्ति है, और जगत से दूर। इन पे कम ध्यान रखना, मेरी आवाज़ सुनना आप, ठीक है। धीरे बोल रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर ही लेना। मेरे हिसाब से समझदार हो आप, लेक्चरर बनने वाले हो, समझोगे। कोई ना कोई समस्या होती है तभी धीरे बोलते हैं, तो जुकाम भी है, बड़ी समस्या ये है, ठीक है। और एक पंक्ति इनके, एक अचंबा, एक अचंबा हमने देखा, एक अचंबा हमने देखा, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर, देहरी का नासूर, ये भी पंक्ति पूछ ले तो ये भी अमीर खुसरो की है, ठीक है। अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हो गई। अब हम आदिकाल की विशेषता देख लेते हैं पूरी, ठीक है। तो आदिकाल की विशेषता ऊपर है, देखो।
तो मैंने आपको जैसे यहाँ बताया ना, आपको वैसे याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आते हैं हमने बात करने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी आपको कोई कमी लगी तो आप हमें ज़रूर बताएं, सुधार करेंगे। देखो ज्ञान कहीं से भी अगर मिले तो ले लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। आदिकाल की विशेषता कहाँ की, ये देखो अब आदिकाल की सारी विशेषता। पहली विशेषता आदिकाल की, आदिकाल के कवियों ने आध्यात्मिक हटियोग व तलवार के गीत गाए हैं। तो हटियोग किसकी विशेषता होगी, नाथ साहित्य की। तलवार के गीत गाए हैं, रासो साहित्य की विशेषता होगी। तो ये आदिकाल की विशेषता है। अपभ्रंश व हिंदी का संधिकाल माना जाता है आदिकाल, इसमें प्रमाणिकता संदिग्ध मिलती है, संकुचित राष्ट्रीयता मिलती है आदिकाल में। सिद्ध नाथ व जैनों के काव्यों में वैदिक मत व क्रमकांड की आलोचना मिलती है, ठीक है। सिद्ध नाथ और जैन तीनों ने वैदिक मत व क्रमकांड की आलोचना करी। और आदिकाल में प्रबंध काव्यों में कथानक रूढ़ियों व काव्य रूढ़ियों का जमकर प्रयोग हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुक्तक में अधिकांश अपभ्रंश छंदों की प्रचुरता मिलती है आदिकाल में, ठीक है। छंदों की विविधता मिलती है आदिकाल में। कल्पना की प्रचुरता तथा ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है आदिकाल में। आदिकाल का अंगिरस वीर है और सहायक रस पूछ ले तो श्रृंगार है। कौन सा है, सहायक श्रृंगार, और अंगिरस कौन सा है, वीर है। आदिकाल में अपभ्रंश से उपदेशात्मक साहित्य के लिए दोहा या दुआ, प्राकृत से गाह या गाथा शैली का बोध होता है, ठीक है। दोहा कहने से तो किसका बोध होता है, प्राकृत से, और गाह या गाथा कहने से, एक मिनट, अपभ्रंश से उपदेशात्मकता साहित्य के लिए दोहा या दुआ, प्राकृत से, गाह या गाथा। ये पंक्ति आप काटना, मैं थोड़ी कन्फ्यूजन सी स्थिति है, बोल रहा हूँ अभी, है ना, ये आप अभी काट देना, ठीक है। इनकी बात हम अलग से कर लेंगे। युद्धों की सजीवता मिलती है आदिकाल में। आश्रितताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है, और षड ऋतु वर्णन यानी 12 मास का वर्णन भी आदिकाल में मिलता है, ठीक है। दोस्तों आदिकाल अपना हो गया करीब करीब पूरा है। और आपको तो कुछ रचनाएं हैं आदिकाल की, वो भी एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो, बाकी तो हम नहीं देखेंगे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनसे क्वेश्चन क्या आ रखे हैं, तो मैंने एक साइड में लिख रखी है, तो मैं बात कर लेता हूँ रचनाओं की कुछ। क्योंकि आदिकाल में देखो जो शुरू की रचना है ना, 5 शुरू की रचनाओं का क्रम याद कर लेना। शुरू की कैसे, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास हो गया, इनका क्रम। और लास्ट में जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है ना, सुमन राज्य तक, वहाँ तक की आपको 4-5 रचनाएं याद कर लेनी। याद कर लेनी मतलब रट लेनी है पूरी, क्योंकि क्रम का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कुछ रचनाएं मेरे पास लिख रखी है, 1 मिनट आप रुकना, मैं ढूंढता हूँ कहाँ है। ये सारी तो बताइए आपको याद होंगी नहीं किसी को, ऐसा मत सोचना मुझे भी सारी याद है, सारी याद किसी को नहीं होती है, ठीक है ना। तो इनका बार बार रिविजन करोगे तो चीज़ें सही हो जाएगी। तो आप है ना आदिकाल की जो मेन रचनाएं हैं उनका सन सहित आप याद कर लेना। कुछ रचनाएं मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। हिंदी कोइदमाला, हिंदी कोइदमाला 1909, और इसके 2 भाग आए थे, एक 1909 में, एक 1914 में। तो ये श्याम सुंदर दास की है, हिंदी कोइदमाला, बोल रहा हूँ आप लिख लेना, ठीक है। श्याम सुंदर दास की क्रम आता है इनका। और एक कविता कौमुदी जो 1917 में आई थी, राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी की। देखो आपका टाइम बचा रहा हूँ इसलिए बोल ही रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी लिख दूँगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक है हिंदी, हिंदी आई थी 1923 में, यह है बद्रीनाथ भट्ट की। किसकी है, बद्रीनाथ भट्ट की। तो ये क्रम वाला क्वेश्चन आएगा ना रचनाओं का, तो यहाँ से आ जाता, ठीक है। एक एक खड़ी बोली, यह है ब्रज रतन दास की, ब्रज रतन दास, ब्रज रतन दास। खड़ी बोली किसकी है, ब्रज रतन दास की, ठीक है। और इनके अलावा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, यह है गुलाब राय की। किसकी है, गुलाब राय की। एक है हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत, तो यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, 1959 में लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1959, ध्यान रखना। एक है हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, तो यह है किशोरीलाल गुप्त की। किसकी है, किशोरीलाल गुप्त की, किशोरीलाल गुप्त, ठीक है। और एक हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य किसका है, धीरेन्द्र वर्मा का, धीरेन्द्र वर्मा का। तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आप एडजस्ट करना, अगर आप कहोगे तो मैं इनकी टाइप करके बता दूंगा, वैसे मेरे हिसाब से इनफ है, ठीक है ना। एक है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसका है, चतुर्सेन शास्त्री, ये ध्यान रखना है। और इनके अलावा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह है किसका, बच्चन सिंह का, 1996 में लिखा गया है। तो इनका क्रम आता है। और एक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003, ये किसका है, सुमन राज्य का। एक है हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास, नीरजा माधव, 2013।
तो यहाँ तक आपको क्रम देखना है, मतलब 1950 से पहले की 4-5 रचनाएं देख लेना क्रम के लिए, और लेटेस्ट जो अपने 2013 तक 15 तक देख लेना, कोई अच्छी रचना है इंपॉर्टेंट है तो उनका क्रम वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। बाकी मैं कुछ रचनाएं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आदिकाल आज ही पूरा कर लेते हैं हम, है ना। बोलूँगा आप सुन लेना। भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका किसकी है? रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा की। ये इंपॉर्टेंट है सारी, क्यों आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक है गोरखनाथ और उनका युग, गोरखनाथ और उनका युग धर्मवीर भारती, गोरखनाथ और उनका युग किसकी है? धर्मवीर भारती की। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद है नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय ये किसकी है? पीताम्बरदास बर्थवाल, पीताम्बरदास बर्थवाल की है नाथ संप्रदाय। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कम टाइम में आपका काम हो जाए, है ना। बाकी मैं तो करूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या है, मेरा तो फ़ायदा ही है कि आप लंबे टाइम देखोगे, तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना। फ़ायदा आपका होना चाहिए। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2 रचना है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। एक हजारी बाबा की और रचना है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, बौद्ध का स्वरूप। तो ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है इसलिए बात करेंगे, ठीक है। और इनके अलावा आपको और रचनाएं 10-15 रचना और है। रामविलास शर्मा की रचना है कि भारतीय साहित्य की भूमिका, रामविलास शर्मा की कौन सी है? भारतीय साहित्य की भूमिका। अगर आपकी क्वेरी रहेगी तो मैं लिख के बता दूंगा, ठीक है। और बच्चन सिंह का ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। बच्चन सिंह का क्या है? हिंदी साहित्य का नया इतिहास, एक आधा इतिहास और है, ठीक है ना। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। और इनकी एक और रचना है आधुनिक हिंदी की प्रवृत्तियाँ, ये नामवर सिंह की है। आधुनिक हिंदी की प्रवृत्तियाँ किसकी है पूछ ले तो नामवर सिंह की, नामवर सिंह की, ठीक है। और एक है फ्रैंक ईके, फ्रैंक ईके, कौन से? फ्रैंक ईके, फ्रैंक ईके। इनकी ये रचना है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, है ना, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, फ्रैंक ईके। फिर हेमचंद्र का शब्दानुशासन, और किशोरीदास वाजपेयी का आता है हिंदी शब्दानुशासन। हेमचंद्र का तो क्या है? खाली शब्दानुशासन, ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी का पूछ लें तो हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है। और उसके बाद किशोरीदास वाजपेयी हो गए। फिर एक एडविन गिब्स आते हैं, उनकी रचना है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडविन गिब्स का क्या है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर किशोरीदास वाजपेयी की रचनाएं हिंदी शब्दानुशासन हो गई। फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का इतिहास, अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। ये सारी रचना पूछ रखी है, ठीक है ना। ये बार बार देखोगे ना अपना आप याद हो जाएगी। इसके 2 भाग थे, पहला भाग 1959 में आया था और दूसरा भाग 1960 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है एक और, श्याम सुंदर दास की 2 रचनाएं हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, क्योंकि ये मिलान वाला क्वेश्चन भी आ जाए ना। मिलान वाला कैसे? ये रचना किसकी है? हिंदी शब्द सागर। और इनकी एक रचना है भाई हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसकी हमने बात पहले कर ली, हिंदी कोविद रत्नमाला, ठीक है। फिर निर्मला जैन, निर्मला जैन की रचना है हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। निर्मला जैन की क्या है? हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी, यह निर्मला जैन की रचना है। आप सुनने पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फिर रागे रागों की एक रचना पूछी जाती है बार बार, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये किसकी है? रागे रागों की, ठीक है। और फिर कुछ रचनाएं और है जो रास साहित्य की रचना मान सकते हो आप, जैन साहित्य की, ठीक है। नेमिनाथ चरियू, तो ये हरिभद्र सूरी की, नेमिनाथ चरियू किसकी है? हरिभद्र सूरी की, ठीक है। फिर एक नेमिनाथ चौपाई, ये विनय चंद सूरी की है, जिसकी हमने बात करी कि हिंदी में पहली बार चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन मिलता है। फिर एक नेमिनाथ रास है, किसकी? सुमति गणी की, नेमिनाथ रास किसकी है? सुमति गणी की, ठीक है। फिर एक जस हर चरित्र है, वो किसकी है? पुष्पदंत की, जस हर चरित्र किसकी है? पुष्पदंत की, ठीक है। उसके बाद दब सहाय पवस, दब सहाय पवस, दब सहाय पवस, ये रचना पूछ ले तो ये देवसेन की है, किसकी है? देवसेन की, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। फिर है रेवंत गिरिरास, रेवंत गिरिरास ये किसकी है?
विजय सेन सूरी की, विजय सेन सूरी की। आप कहोगे तो इनको टाइप करके और बता दूंगा, है ना, एक बार सुन लेना क्योंकि आदिकाल पूरा कर ही लेते हैं आज। फिर है स्थूल बद्र रास, यह है जीन धर्म सूरी की। स्थूली बद्र रास किसकी है? जीन धर्म सूरी की, जीन धर्म सूरी की, ठीक है। और इसके बाद उपदेश रासायन रास, ये भी जीन दत्त सूरी की है, ये इसकी बात हमने कर ली। फिर एक रणमलचंद, रणमलचंद ये तो सबको पता है, श्रीधर की, किसकी है? श्रीधर की। इसमें सितर छंद है, ये क्वेश्चन आ रखा है कि रणमल छंद में कितने छंद है, तो सितर छंद है इसमें, ठीक है, 70। फिर बोधगान ओदवा, ये हरप्रसाद शास्त्री की, बोधगान ओदवा किसकी है? हरप्रसाद शास्त्री की, ठीक है। फिर जम्बू स्वामी रास, ये किसकी है? धर्मसूरी की, जम्बू स्वामी रास किसकी है? धर्मसूरी की, ठीक है। और अब 2-4 की रचना और लास्ट, थोड़ा और झेल लेना मुझे, बाद मत झेलना, ठीक है। फिर वर रुचि की एक रचना पूछते हैं, प्राकृत प्रकाश। वर रुचि की कौन सी है? प्राकृत प्रकाश। इनको 2-3 बार आप सुन लेना, आपको याद हो जाएगी। फिर है सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरी की कौन सी है? सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध। देखो जब हम विस्तृत वीडियो देखेंगे ना और आराम से, तो उसमें क्या कि साथ साथ आपको याद करा देंगे ना। कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी की कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। और एक है ऐसी रचना और हेमचंद्र की, मुझे याद आया, हेमचंद्र की रचना का क्या नाम है? कुमारपाल चरित। हेमचंद्र की तो कुमारपाल चरित है, लेकिन सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध है, ठीक है ना। एक माधव प्रसाद मिश्र की रचना है विशुद्ध चरितावली। माधव प्रसाद मिश्र की क्या है? विशुद्ध चरितावली, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इनके बाद में 3 रचना और आपको याद रखनी है। जटमल की रचना है घोरा बादल कथा, ये किसकी है? जटमल की। और कोई रचना आपको याद रखनी है धर्मस्वामी की, इनकी रचना है जम्बू स्वामी रास, ठीक है। और ठीक है, ये जो रचनाओं की हमने बात करी है, तो इन रचनाओं को आप देख लेना, मिलान वाला क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, जो आदिकाल की शुरू की 5 रचना है उनका क्रम देखना है। आदिकाल की लास्ट की जो 5 रचना है उनका क्रम देखना है। शुरू की मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास से लेके हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास तक आप देख लेना, शुरू की 5 रचनाओं का क्रम आता है। और लास्ट की जो रचना है ना, सुमन राज्य का आधा इतिहास या नीरजा माधव का ओझल नारी का इतिहास है ना, वहाँ तक आपको 5 रचनाओं का क्रम देख लेना है। यहाँ से भी क्रम आता है और यहाँ से भी क्रम का क्वेश्चन आता है, अगर पेपर अच्छा बनता है तो। और नहीं तो बाकी मैंने जो रचनाएं अभी बताई है उनके लेखक का नाम देख लेना, और जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं उनको साथ में लिख लेना, और छोटे छोटे ट्रिक बना लेना इन चीज़ों की, क्योंकि कई रचना कॉमन है, ठीक है ना। कॉमन रचनाओं की क्या है, तो ट्रिक बनाओगे तो सही रहेगी। जैसे रेवंत गिरिराज की विजय सेन सूरी है, तो रेवंत में वे आ रहा है, विजय सेन सूरी का भी क्या आ रहा है? वे आ रहा है, तो इनमें वे से कैसे ट्रिक बना लेना। एक स्थूल बद्र रास आ रहा है, तो जिन धर्म है इसका, तो दे और दे एक ही वर्णमाला का है, तो कुल मिला के कैसे भी करके आपको याद करना है, ठीक है साथियों। उम्मीद है आपको आदिकाल अच्छा लगा होगा, और आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा। और परखने के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है कब? 17 नवंबर को। अगर 17 नवंबर को मेरे कंटेंट में से क्वेश्चन आपको लगे कि मेरा कंटेंट पढ़ के आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप आराम से आके देखें, अन्यथा टाइम ख़राब करने का कोई उचित नहीं है ना। तो बाकी मैं इतना कह सकता हूँ, मेरा कंटेंट आप देख लोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप कर ही दोगे। अगर अच्छे से 2 बार 3 रिवीजन मेरे कंटेंट का कर लोगे, तो आपका आराम से आदिकाल समझ लो हो गया। तो हमने आदिकाल की पूरी बात करी है, कहीं भी कोई भूल चूक हुई, गलती मेरे से हुई, क्योंकि मैं भी देखो पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। आप उस पार हो लाइन की और हम इस पार हैं, इतना ही अंतर है हम दोनों में, ठीक है ना, ज़्यादा अंतर नहीं है। भाई आप भी लेक्चरर बन जाओगे थोड़े दिन बाद, और हम बने, इसमें क्या है, नई बात है। तो आप भी कल बनोगे, तो कुछ भी आपको कमी लगे कि भाई सर आपको, या दोस्त भाई कुछ भी समझो आप कि आपको इधर कुछ सुधार करना है, तो आप आराम से हमें राय दे सकते हो, और हम उनकी पालना करेंगे, और कोशिश करेंगे जो आने वाले जो लोग हैं वो भी जल्द से जल्द आए हिंदी में, और हिंदी का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करें, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।